हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की। पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, आपको डिटेल में समझाया गया है, रिवीजन भी पॉइंट्स बहुत सारे ऐड करे गए हैं, तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन भी कराया जाएगा, तो आप बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर का। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था साथियों कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है। जॉन फोसे ये नॉर्वे के हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में एक बार फिर से लगातार दूसरी बार गोल्ड जीत लिया है। इन्होंने अपने ही टाइटल को डिफेंड किया है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है सचिन रमेश तेंदुलकर को। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं मुनीष कपूर। और बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण अनिवार्य किया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई गई है श्रीनगर के लाल चौक से। इसके अलावा यूनिसेफ ने भारत में नौकरियों के अवसरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, नाम है इसका यूथ हब। और अभी हाल ही में अनुसूची बी से हटकर अनुसूची ए में अपग्रेड हो गई है कंपनी इरेडा। इसके अलावा टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीत लिया है दोस्तों यस लक्ष्मी अंबानी ने। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनका आपने मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर कर लिया है रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप आप जरूर इंस्टॉल कीजिए। यहीं पर आपको डिटेल वाली ये पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पर बिल्कुल फ्री। और क्विज भी रोजाना की रोजाना आप जाकर लगा सकते हो। क्विज में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है और ऑप्शंस को रैंडमाइज किया जाता है, जिससे क्विज सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि रटा रटाया है, यहाँ पर बी ऑप्शन था वहीं पर भी बी ऑप्शन ही आपको मिल जाए। आपको क्वेश्चन का क्विज रैंडम करके दिया जाएगा, जिससे मजा आएगा सॉल्व करने में। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर ये सारी चीजें पा सकते हो। हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक वगैरह भी आप वहां से ले सकते हो। पहला क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो गई है। नोबेल प्राइज फॉर पीस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो डायरेक्टली समाज में बदलाव लाया हुआ रहता है। जैसे आप किसी साइंटिस्ट की बात करेंगे तो वो हो सकता है कोई चीज खोजा हो, कोई नया धातु खोजा हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी खोजा हो, कोई साइंटिस्ट होगा। ऐसे शोध के लिए उनको दिए जाते हैं। तब वो शोध वो चीज मान लो जैसे कोई चीज खोजा हुआ है, तो जैसे कोई अंतरिक्ष की चीज खोजा है तो उसमें आम जनता को डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। जैसे कोई लैब में चीज खोजा है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। डायरेक्ट इम्पैक्ट शांति वाले का जरूर पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए जंग लड़ा हुआ होता है। इनकी कहानी जब मैं बताऊंगा ना, आप समझिएगा, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वाली कहानी है। नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है इस बार का शांति का नोबेल। आप देख पाएंगे ये हैं। अच्छा, सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है शांति का नोबेल, ये दोनों एक ही हैं। इनको नोबेल प्राइज वालों ने फोटो लगाया हुआ है और इनको हमने लगाया हुआ है, ये इन्हीं की फोटो है। तो नोबेल प्राइज इनको मिला है नरगिस मोहम्मदी को। कहाँ की हैं ये रहने वाली? ईरान की रहने वाली। अच्छा, ये क्या करती हैं? ये वहां पर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उस पर आवाज उठाती हैं। परिणाम क्या मिलता है? परिणाम ये मिलता है कि 13 बार आज तक इनको अरेस्ट किया जा चुका है। ये अभी वर्तमान में जेल में ही बंद है, जेल में ही बंद है। और इनको खुशखबरी मिल गई कि भैया आपको शांति का नोबेल मिल रहा है। 31 साल अपने जीवन का इन्होंने जेल में ही बिताया हुआ है। 31 साल अपने जीवन का जेल में इन्होंने बिताया हुआ है। इसके अलावा 154 कोड़ों की सजा भी इनको मिल चुकी है। मतलब 154 बार कोड़े मारने की सजा ये भी ये झेल चुकी हैं। तो नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, इनको अभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मतलब कि अनाउंस किया गया है 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, मानवाधिकार ये कार्यकर्ता है। अब नोबेल प्राइज अभी तक कितने की घोषणा हो चुकी है, कितना बाकी है, इनको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल सबसे पहले अनाउंस होता है कैटालिन कारिको को, जो कि अमेरिका के हैं, और डू वीसमैन जो कि हंगरी के। इन दोनों को भी चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल मिला है। भौतिकी का नोबेल पियरे एगस्टिनी को और फ्लोरेंस क्रास्को और एनी एल व्हिलियर को दिया जाएगा। इसके अलावा रसायन विज्ञान का मोंगी जी बोवेंडी को, लुइस इब्रोस को और ओलेक्सी आई को दिया जाएगा। इसके अलावा साहित्य का जॉन फॉसे को और शांति का नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। अभी एक और इकोनॉमी का बाकी है। कल इसका भी जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा, एक नोबेल पुरस्कार पर आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। अच्छा, गांधी युग पर पार्ट 2 वीडियो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज दिन में ये पब्लिश कर दिया जाएगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, गांधी युग ना एक स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा है। उसको आप अगर देख लिए ना, जितनी भी घटनाएं हुई
सारा कुछ उसमें मैंने कंपाइल कर दिया हुआ है, तो बहुत ही मजा आएगा। पार्ट 2 में तो और भी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है, तो आप जरूर देखिएगा। दोनों ही पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डलवा दूंगा। तो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता ये हैं। कल मैंने रिवीजन कराया था, परसों भी कराया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर दिव्यांगों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी जी ने दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर मतलब कि वहां पर हाईटेक सुविधाओं से लैस चीजें होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे कुछ इस प्रकार से। ये दिव्यांगजनों के लिए होगा और दिव्यांगजनों के लिए ये ग्वालियर में अपनी तरीके का ये भारत का पहला ऐसा स्पोर्ट्स सेंटर है। तो ग्वालियर, अच्छा, इसका नाम जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो नाम क्या है इसका? अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। क्या नाम है? अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है और 34 एकड़ में ये बना है, मतलब 151.16 करोड़ का खर्च आया हुआ है। अब पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया, तो मध्य प्रदेश पिछले दिनों में क्यों चर्चे में आया था, रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना इन्होंने शुरू की और लाडली बहन योजना भी इन्होंने शुरू की। लाडली बहन आवास योजना आवास के लिए और ये मासिक वित्तीय सहायता के लिए। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खोला गया है। उज्जैन में ही महाकाल का कॉरिडोर जो है पिछली बार उद्घाटन किया गया था। महाकाल लोक का सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य है ये, ठीक है, इसीलिए टाइगर स्टेट कहते हैं। देश का पहला सौर शहर सोलर सिटी सांची में बनाया गया है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है ये शुरू की गई है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम भी इस बार यहीं पर हुआ था। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश, अगर आप स्टेट के बारे में देखना चाहोगे तो ये रहा, बिल्कुल मध्य में आपको दिख जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से सीएम है। मंगू भाई छलन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। भोजताल साके सागर प्रमुख यहाँ की झील। इसके अलावा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहाँ पर है। 11 नेशनल पार्क के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र से बात करेंगे तो माधव नेशनल पार्क, पन्ना, पेज, कान्हा किसली, संजय नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर है। मटकी, कर्मा, तितली रहती है प्रमुख नृत्य। जिलों की संख्या 53 है। विधानसभा में 230 सीट, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्षेत्रफल की लिहाज से मध्य प्रदेश भारत का कौन सेवा नंबर का राज्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे, नोकिया ने कहां पर 6G प्रयोगशाला की स्थापना की? तो देखो दोस्तों, 5G तो अभी शुरू ही हुआ था, यहाँ पर 6G की भी लैब स्थापित कर दी गई। कहां पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु भारत की ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी कही जाती है बेंगलुरु। यहाँ पर नोकिया तो आप जरूर सुने होंगे, फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। इसने भारत की अपनी तरह की पहली 6G लेबोरेटरी यहाँ पर खोली है नोकिया ने 6G पर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर सिर्फ अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, R&D होगा। एक्चुअली में ना नोकिया ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। जब देखा इसकी मोबाइल वाला जो सिस्टम वो अब नहीं चल रहा है, तो इसने सारा अपना बिजनेस का मॉडल ही चेंज कर दिया। अब ये R&D करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है, इस पर ज्यादा इसका फोकस रहता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे आगे आने वाले टाइम पर, जिसमें प्रोडक्ट तो दूसरी कंपनियों का होगा, लेकिन उसके पीछे की बैकएंड जो सर्विस होगी उसमें नोकिया का अहम रोल होने वाला है। तो फिलहाल भारत ने अपनी तरह का ये पहली परियोजना ये स्थापित किया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ पर उपस्थित थे इस उद्घाटन के दौरान। नोकिया की बात करें तो 1965 में स्थापना हुई थी। फिनलैंड की कंपनी है ये और इसके सीईओ हैं पिक्का विंडमार। आगे, हाल ही में दिलीप नोंगमैथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिलीप नोंगमैथम दोस्तों ये मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजे गए हैं। ये दे रहे हैं हमको दिलीप साहब हैं। तो इनको ये मणिपुर में मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। ध्यान रहे, इनकी पुस्तक है इबेम्मा अमासुंग नगाबेम्मा। क्या है? इबेम्मा अमासुंग नगाबेम्मा। इसी पुस्तक के लिए इनको ये दिया गया। इसके अलावा एक और पुरस्कार दिया गया है युवा साहित्य पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है कवि परशुराम सिंगनम को। ये कवि है परशुराम सिंगनम, इनको दिया गया। इनको किसके लिए दिया गया? इनकी पुस्तक है, कविताओं का संग्रह है मातंगी सेइंग 37। तो ये पुस्तक के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, सेरिंग। अब ये दोनों पुरस्कार हैं, तो पुरस्कारों को हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे
जैसे CS लक्ष्मी को अभी मैंने कल बताया था, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। रूई किसियांग झांग को शस्त्र रामन पुरस्कार मिला। स्वाति नाइक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला, ये पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत मजूमदार जी को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड। शांता थोटन को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। इसके अलावा परमजीत सिंह सूद को ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड और 12 वैज्ञानिकों को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, भारत में विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा। आगे, पीएम मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? नाम देखिए, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विद्यालय विश्वविद्यालय। ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये दोस्तों तेलंगाना में स्थापित की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। अब ये क्योंकि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है इसलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा फंड भी किया गया है। पीएम मोदी जी ने अभी तेलंगाना दौरे पर इसकी घोषणा की हुई है। इसमें केंद्र सरकार जो है 889.07 करोड़ या कहीं लगभग 900 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करेगी। तो पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। ये कैबिनेट की आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आपको अगर पता हो तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम जो 2014 था, इसी के तहत तो 2 जून को 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। जब तेलंगाना अलग हुआ था तब ये बना था 29वां राज्य, लेकिन चूंकि बाद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर विभाजित कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी एक राज्य कम हो गया। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वो कैसे हैं? देखो, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और जुड़े, यानी कि जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये 2 और बढ़ गए तो हो गए 7 2 9। लेकिन फिर बाद में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को एक में मर्ज कर दिया गया, तो अब 9 से संख्या हो गई 8। इस प्रकार से 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वर्तमान में भारत में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब तेलंगाना से रिवीजन पॉइंट ले लो। जैसे भारत का पहला एडेक्स यानी कि एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी कि एडीएमएफ एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये दोनों भारत का पहला है, स्थापित कहाँ किया गया? तेलंगाना में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम हेल्दी वे रखा गया है, ये भी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। गृह लक्ष्मी आवास योजना इनकी है और गृह लक्ष्मी जो मासिक जो वित्तीय सहायता योजना है वो कर्नाटक की है। हैदराबाद में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है सुंदर इमारतों को तेलंगाना की। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए इन्होंने साहस पहल शुरू किया था और हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई। टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना इन्होंने शुरू किया है। ये तो तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तेलंगाना अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। इसकी राजधानी हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव बीआरएस पार्टी से यहाँ के सीएम है और आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहे हैं, ठीक है ना। आजकल यहाँ पर सरगर्मी बढ़ी हुई है चुनाव के चलते। तो तमिलसाई सौंदरराजन जी यहाँ की करंट टाइम पर गवर्नर है। इसके अलावा अच्छा, इनकी पार्टी जो है पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग से अपनी पार्टी बदलवाए हैं, भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी किए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए बीआरएस है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है, यहाँ पर सिविल टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा 33 जिले हैं, विधानसभा में 119 और लोकसभा में 17, राज्यसभा में 7 सीटें जाती है। यहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में था तो आंध्र प्रदेश अलग हुआ, कहे हमको भी चाहिए, तो सरकार ने कहा ठीक है तुम मिल लो, तो इनके पास भी विधान परिषद है और आंध्र प्रदेश के पास भी विधान परिषद है। आगे बताओ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अक्टूबर 2023 में किस राज्य की याक चुरुप्पी को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों याक चुरुप्पी जो है ये जीआई टैग पाया हुआ है, ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है। याक चुरुप्पी से आपको सिर्फ याक ही समझ में आ रहा होगा और याक समझने के बाद आप ये याक समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, लेकिन याक चुरुप्पी दरअसल ये नहीं है। याक चुरुप्पी इसके दूध से बनने वाला एक पनीर है, पनीर का प्रोडक्ट है, ये खाया जाता है, ठीक है। तो याक चुरुप्पी इसे कहते हैं, जो वहां का जो हिमालयी याक पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उनके दूध से बनाया जाता है ये पनीर और इसे वहां पर खाया जाता है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहां की जो जनजातियां हैं, खास करके ब्रोक्सपा जनजाति और मोनपा जनजाति, याद रखिए सीजीएल वालों ये सीजीएल वगैरह में जनजातियां बहुत पूछी जाती हैं। तो ब्रोक्सपा और मोनपा जनजातियों के द्वारा ये खाया जाता है, ठीक है। ये इसका सेवन ज्यादा करते हैं याक चरवाहे जो होते हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश का ये है याक चोटी, इसको जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग अभी पिछले दिनों में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को मिला था, जैसे अभी मैंने जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को भी बताया था आपको, जम्मू कश्मीर के ही भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को बताया था, जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकनी वुड क्राफ्ट और मुक्सुची चावल को मिला था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जलेसर धातु शिल्प उत्पादित किया जाता है, उसको मिला है। गोवा बेबिंका मनपुरा डाम, ये गोवा का प्रोडक्ट है। इसके अलावा राजस्थान की कई प्रोडक्ट को, जैसे बीकानेर का शिल्पकारी सेल, बीकानेर उस्ता का सेल, उदयपुर कोटकारी मेटल क्राफ्ट, इन तीनों को मिला हुआ है। उड़ीसा के रायगढ़ साल और कालाजीरा चावल को मिला है। असम के अभी चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सितंबर की ई बुक आ चुकी है, जिनको लेना है वो जो लोग जाकर के ले लीजिए, सभी लोग ले रहे हैं। एमजेटी ऐप पर आपको ई बुक सिस्टम में यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश किया? इसे पेश किया है या इसे लॉन्च किया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्या है? मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू, जैसे बहुत सिंपल मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप देखते होगी कि बिल बनाने वाले आते हैं ना, जो बिजली का बिल बनाने वाले होते हैं, एक ऐसे डिवाइस लिए रहते हैं, जा करके कुछ इधर उधर नोट डाउन करते हैं, उसके बाद एक रसीद निकलती है इसे और उसको पकड़ा देते हैं। ऐसे ही ये लोग भी डिवाइस लेकर के डोर टू डोर भी जाएंगे और हर एक व्यक्ति को, मतलब अगर चाहिए कि तुरंत सामने कैश मिल जाए तो थोड़ा बहुत कैश वाली भी व्यवस्था कर देंगे, कैश विड्रॉल की व्यवस्था कर देंगे, कैश डिपॉजिट भी कर देंगे, फंड ट्रांसफर करना हो, बैलेंस चेक करना हो, मिनी स्टेटमेंट हो, ये सारी सुविधाएं जो है ये मिल सकेगी और वो भी बड़ी आसानी से कई जगहों पर मिल जाएगी। हो सकता है कि ये डोर टू डोर करें या हो सकता है छोटे छोटे कैंप कहीं कहीं पर लगा लें, तो जिससे ज्यादा तेजी से ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस है ये शुरू है। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ था। एक्चुअली में 1921 में जो स्थापित इंपीरियल बैंक है ना, उसी का नाम बदल करके 1955 में एसबीआई किया गया। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिनेश खारा जी इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए, ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगला, बांग्लादेश ने अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश के साथ यूरेनियम प्राप्त किया? तो दोस्तों, बांग्लादेश जो है ना, ये रसिया से प्राप्त किया है यूरेनियम। और किसके लिए? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। रूपपुर परमाणु ऊर्जा इसका संयंत्र है, तो अब रसिया उसको यूरेनियम दे रहा है। पहले भी दिया था लेकिन वो समाप्त हो गया था ईंधन, और अब वो जो समाप्त ईंधन होने के बाद जो बाकी का उसका बचा जो रॉ मटेरियल ना, उसको रसिया ले भी जाएगा अपने यहाँ, और उसके बाद फिर यूरेनियम इनको अब नया देने की बात कर रहा है। अब ये अगर हो जाता है सक्सेसफुली, ये लोग यूरेनियम से पावर यहाँ पर जनरेट करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर बांग्लादेश दुनिया का 33वां देश बन जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला। ठीक है, जो पुराना वाला था वो उतना अच्छे से अब काम नहीं कर रहा है, तो अब ये यहाँ पर संयंत्र चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर भैया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात करें अगर, तो आप देखोगे इंडिया ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में 1971 में इसने भारत की मदद से जंग जीती और पाकिस्तानियों को भगाया, तो अब ये बांग्लादेश नाम से नया देश बना। यहाँ की वर्तमान टाइम पर पीएम है दोस्तों शेख हसीना, मुद्रा होती है टका, राजधानी होती है ढाका, और ये सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है भारत से, मतलब भारत इससे सबसे लंबा अपना सीमा शेयर करता है। ये तो करेगा ही, भारत भी अपनी सबसे लंबी सीमा इसी से साझा करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? ये एक तो गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय देखते हैं, और एक सहकारिता मामलों के मंत्री है, सहकारिता मंत्री। अगर आपको याद हो तो जब नई कैबिनेट का गठन किया गया था तो एक नया मंत्रालय आया था, तो सहकारिता मंत्री ये भी है, ये भी ध्यान रखना। तो इन्होंने अभी नई दिल्ली में एनआईए के साथ, एनआईए का बेसिकली ये सम्मेलन था, तो एनआईए के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। यहाँ पर देखो, आतंकवाद विरोधी या निरोधी जो भी कहो, तो इसका सम्मेलन ये था नई दिल्ली में आयोजित हुआ एनआईए में, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। ये महानिदेशक है दिनकर गुप्ता, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये सम्मेलन है, तो और भी जो सम्मेलन हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा सम्मेलन तो भैया G20 है। G20 के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। इसके अलावा G7 आपको पता होगा, इस बार जापान ने मेजबानी करी हुई है, अगली बार इटली करेगी। इसके अलावा ब्रिक्स हुआ था, ब्रिक्स,
तो ब्रिक्स में तो अब तो भैया 6 देश और जुड़ गए हैं। ब्रिक्स की मेजबानी इस बार साउथ अफ्रीका ने की थी, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका ने की थी। जोहानसबर्ग में हुआ था ना दक्षिण अफ्रीका के, तो ये वहां हुआ। इसके अलावा कॉप 28 अभी होगा यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। इसके अलावा दोस्तों अभी अभी हल्दी सम्मेलन किया गया, हल्दी सम्मेलन टर्मरिक समिट जो मुंबई में किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड एजुकेशन समिट जो है, वर्ल्ड एजुकेशन समिट यानी शिक्षा समिट, ये भी यूएई में हुआ, दुबई में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रमुख समिट है, इनको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया? स्पिनोजा पुरस्कार, ये डच पुरस्कार होता है, बहुत फेमस होता है। तो ये इस बार दिया गया किसे? ये दिया गया है डॉक्टर जोईता गुप्ता को। किसे? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। यहाँ पर बाकी ऑप्शन देख लीजिए, जैसे सीएस लक्ष्मी के बारे में मैंने आपको बताया था, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शांता थोटन को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में इनोवेशन अवार्ड मिला था। स्वाति नायक नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला था। फिलहाल हम लोग जोईता गुप्ता के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर जोईता गुप्ता जो है, पर्यावरण के प्रति इनके कामों के लिए इनको स्पिनोजा प्राइज दिया गया है इस बार का, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए यानी क्लाइमेट चेंजेस के लिए ये काम करती हैं। इनका जो भी योगदान रहा है विज्ञान में, इसके लिए मिला है। अच्छा, ये डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान के नाम से जाना जाता है, स्पिनोजा अवार्ड। तो ये किसे मिला है? भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता। हालांकि ये भारतीय मूल की है, रहती वहीं पर, ठीक है। चलिए, तो नीदरलैंड के द्वारा शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिचक्राफ्ट के द्वारा इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है रामास्वामी एन को। रामास्वामी एन यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, बस याद रखो कि ये यहाँ के अब हेड बनाए गए हैं जीआईसी के। क्लियर है ना? चलिए, तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, इसको ज्वाइन करो, यहाँ पर डेली आपका रिवीजन कराया जाता है वन लाइनर फॉर्मेट में। अभी जो भी दिन भर की घटनाएं होती हैं वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर किया करता हूँ, अपडेट तरह के मैं आपको बताता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च करके ज्वाइन कीजिए। कल मैंने पूछा था विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के बाहर अमेरिका में बन रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ध्यान रहे, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र में जो इनकी मूर्ति है उसका नाम है। आज आपको क्या बताना है, किस क्रिकेटर ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? बहुत आसान है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ज्यादा आसान है तो ये बता दो कि एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी प्रावधान भारत के कौन से में संविधान संशोधन में लाया गया था? कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एमजीटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में। गांधी की जो पार्ट 2 आएगी आज, उसको जरूर देखना। और फिलहाल बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।